द एल्केमिस्ट ये एक बहुत अच्छी नॉवल है जो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी एक साधारण चरवाहे सांटियागो की है जो अपने सपने की खोज में निकलता है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। लड़के का नाम सांटियागो था। शाम ढल रही थी जब वह अपने झुंड के साथ एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च के पास पहुंचा। उस चर्च की छत तो सालों पहले गिर चुकी थी और जहां कभी वेदी हुआ करती थी वहां अब एक बड़ा सा गूलर का पेड़ उगाया था। सांटियागो ने सोचा, आज रात यहीं रुकते हैं। उसने अपनी भेड़ों को टूटी फाटक के अंदर पहुंचाया और कुछ तख्तियां उस पर रख दी ताकि भेड़ें रात में कहीं भटक न जाएं। इस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, मगर एक बार एक भेड़ खो गई थी और पूरे दिन उसे ढूंढने में निकल गया था। उसने अपनी जैकेट से जमीन झाड़ी, किताब को तकिया बनाया और लेट गया। मन ही मन मुस्कुराया। अब से मोटी किताबें पढ़नी चाहिए, ज्यादा दिन तक चलती हैं और तकिए का काम भी करती हैं। रात के अंधेरे में जब उसकी आंख खुली तो टूटी छत से सितारे झांक रहे थे। काश थोड़ा और सो पाता, उसने सोचा। वही सपना जो एक हफ्ते पहले देखा था फिर से आया था और हमेशा की तरह अधूरा ही रह गया। वह उठा, लाठी उठाई और भेड़ों को जगाने लगा। उसने गौर किया था कि जैसे ही वह जागता ज्यादातर भेड़ें भी हिलने लगती। उसे लगा, ये मेरी आदतों की आदी हो गई है। फिर सोचा, शायद मैं ही इनकी आदतों का आदी हो गया हूँ। कुछ भेड़ें थीं जो देर से उठती। सांटियागो ने एक एक करके उन्हें लाठी से हल्के से ठेला और नाम लेकर पुकारा। उसे हमेशा लगता कि भेड़ें उसकी बातें समझ सकती हैं, इसीलिए वह उन्हें किताबों के दिलचस्प हिस्से पढ़कर सुनाता, अपने सफ़र की बातें करता, कभी तन्हाई, कभी खुशियों का जिक्र करता। पिछले कुछ दिनों से वह उनसे सिर्फ एक ही बात कर रहा था, एक लड़की के बारे में, व्यापारी की बेटी, जिससे वह 4 दिन बाद वाले गांव में मिलने वाला था। पिछले साल ही वह गांव गया था जब एक दोस्त ने वहां की दुकान का रास्ता बताया था। दुकानदार ऊन खुद देख रेख में कटवाता था ताकि कोई धोखा न दे। मुझे ऊन बेचनी है, सांटियागो ने उस व्यापारी से कहा था। दुकान में भीड़ थी। व्यापारी ने कहा, दोपहर में आना। सांटियागो सीढ़ियों पर बैठ गया और किताब निकाल ली। तभी पीछे से एक मीठी आवाज़ आई। मुझे नहीं पता था कि चरवाहे भी पढ़ना जानते हैं, सांटियागो ने मुस्कुराकर कहा। खैर, मैं तो अपनी भेड़ों से ही किताबों से ज़्यादा सीखता हूँ। फिर दोनों की बातों का सिलसिला 2 घंटे चला। लड़की ने गांव के बारे में बताया जहाँ हर दिन एक जैसा होता है, और सांटियागो ने अंदालूसिया के देहात के किस्से सुनाए और उन जगहों की खबरें दीं जहां वह रुका था। यह उसकी भेड़ों से बातें करने से कहीं ज़्यादा अच्छा था। लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने पढ़ना कैसे सीखा? सांटियागो ने कंधे उचकाकर कहा, जैसे सब सीखते हैं स्कूल में। तो फिर अगर तुम्हें पढ़ना आता है, तुम सिर्फ चरवाहे क्यों हो? लड़के ने कुछ बुदबुदाकर ऐसा जवाब दिया जिससे वह सीधे सवाल से बच सके। उसे लगा लड़की शायद कभी नहीं समझ पाएगी, इसलिए वह अपनी यात्राओं के किस्से सुनाने लगा। लड़की की चमकती हुई मूर जैसी आंखें कभी डर से चौड़ी हो जातीं, कभी हैरानी से चमक उठतीं। समय ऐसे बीत रहा था जैसे पंख लग गए हों। सांटियागो चाहता था कि यह दिन कभी खत्म न हो। काश व्यापारी इतना व्यस्त हो जाए कि उसे 3 दिन तक इंतजार करना पड़े। उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था, किसी जगह हमेशा के लिए ठहर जाने की चाह। काले बालों वाली उस लड़की के साथ तो उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन अंत में व्यापारी आ ही गया। उसने लड़के से 4 भेड़ों की ऊन कतरवाई, पैसे दिए और जाते जाते कहा, अगले साल फिर आना। 4 दिन बाद सांटियागो फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था। उसका दिल धड़क रहा था, कहीं लड़की उसे भूल तो नहीं गई? इतने चरवाहे आते जाते रहते हैं। कोई बात नहीं, उसने भेड़ों से कहा, और भी लड़कियां हैं और जगहों पर दिल के भीतर वह जानता था यह बात सच नहीं है। और हाँ, वह यह भी जानता था कि चाहे चरवाहे हों, नाविक हों या घूम घूम कर सामान बेचने वाले लोग, हर किसी को कभी न कभी कोई ऐसा इंसान मिल ही जाता है जो उन्हें बेफिक्र भटकने की खुशी भुला देता है। सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं। सांटियागो ने भेड़ों को सूरज की ओर हाँका। इन्हें कभी कोई फैसला नहीं लेना पड़ता, उसने सोचा। शायद इसी वजह से ये हमेशा मेरे पास रहती हैं। भेड़ों को तो बस खाने और पानी की फिक्र थी।
जब तक संटियागो अंदालूसिया की हरी भरी चरागाहें ढूंढता रहेगा, ये उसकी दोस्त रहेंगी। इनके दिन हमेशा एक जैसे थे, सूरज उगने और डूबने के बीच के अंतहीन घंटे। किताबों से इनका कोई लेना देना नहीं, न शहरों की बातें समझ में आती। इन्हें तो बस रोटी पानी चाहिए था, और बदले में ये उसे देती अपनी ऊन, अपना साथ और कभी कभी अपना मांस भी। सांटियागो सोचने लगा, अगर मैं आज कोई दरिंदा बन जाऊं और इन्हें एक एक करके मार डालूं तो इन्हें तब तक पता ही न चले जब तक आधी से ज़्यादा भेड़ें मर न जाएं। ये मुझ पर इतना भरोसा करती हैं कि इन्होंने अपने स्वाभाविक बचाव के तरीके ही भूल दिए हैं। वह अपनी सोच से चौंक गया। शायद यह चर्च सचमुच भूतहा है, वही सपना बार बार आ रहा है, और यही वजह है कि मैं अपने वफादार साथियों के प्रति गुस्सा महसूस कर रहा हूँ। उसने पिछली रात की बची शराब का एक घूंट लिया और अपनी जैकेट को कसकर लपेट लिया। कुछ ही घंटों में जब सूरज सिर पर होगा, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि भेड़ों को हाँकना मुश्किल हो जाएगा। गर्मियों में स्पेन के गांव दोपहर को सो जाते हैं। गर्मी शाम तक बनी रहती है और उस वक्त तक उसे अपनी जैकेट उठाकर चलना पड़ता है। लेकिन इसी जैकेट ने तो सुबह की ठंड से बचाया, उसने सोचा। हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। वह जैकेट के बोझ और उसकी गर्मी दोनों के लिए आभारी हो गया। जैकेट का एक मकसद था और उसका भी। उसका मकसद था सफ़र करना। 2 साल में वह अंदालूसिया की हर बस्ती और हर शहर को जान चुका था। इस बार वह लड़की को यह भी बताने वाला था कि एक साधारण चरवाहे को पढ़ना कैसे आता है। वह 16 साल तक सेमिनरी में पढ़ चुका था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह पादरी बने और उनका साधारण किसान परिवार उस पर गर्व कर सके। वे भी भेड़ों की तरह बस मेहनत करते थे ताकि खाना और पानी जुटा सकें। संटियागो ने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र पढ़ा था, लेकिन बचपन से उसका सपना कुछ और था। वह दुनिया देखना चाहता था। उसके लिए दुनिया देखना ज़्यादा ज़रूरी था, न कि सिर्फ भगवान और इंसानी पापों के बारे में पढ़ना। एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पिता से कह दिया, मैं पादरी नहीं बनना चाहता, मैं घूमना चाहता हूँ, सफ़र करना चाहता हूँ। बेटा, उसके पिता ने कहा, इस गांव से दुनिया के कोने कोने के लोग गुजरते हैं। वे यहाँ नई चीज़ें ढूंढने आते हैं, लेकिन जब लौटते हैं तो वैसे ही होते हैं जैसे आए थे। वे पहाड़ चढ़कर किला देखते हैं, फिर कहते हैं कि पुराना समय ही अच्छा था। उनके बाल सुनहरे हों या रंग सांवला, अंदर से वे भी हमारे जैसे ही हैं। लड़के ने जवाब दिया, लेकिन मैं उन शहरों के किले देखना जहाँ वे रहते हैं। पिता ने कहा, जो लोग यहाँ आते हैं वे कहते हैं कि वे हमेशा यहीं रहना चाहते हैं, और मैं उनकी ज़मीन देखना चाहता हूँ, ये देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं। बेटे ने कहा। पिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वे लोग पैसे वाले हैं इसलिए घूम सकते हैं, हमारे यहाँ तो बस चरवाहे ही सफ़र करते हैं। लड़का मुस्कुराया, तो फिर मैं चरवाहा बनूंगा। पिता चुप हो गए। अगले ही दिन उन्होंने बेटे को एक थैली दी जिसमें 3 पुराने स्पेनिश सोने के सिक्के थे। ये मुझे खेतों में कभी मिले थे। मैंने सोचा था ये तुम्हारी विरासत का हिस्सा होंगे, लेकिन तुम इन्हें इस्तेमाल कर अपनी भेड़ें खरीद लो, खुले मैदानों में निकलो, और एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि हमारी ज़मीन सबसे अच्छी है और हमारी औरतें सबसे खूबसूरत। फिर उन्होंने बेटे को आशीर्वाद दिया, और उस नज़र में लड़के ने देखा दुनिया घूमने की वही अधूरी चाह जो उसके पिता के भीतर अब भी जिंदा थी। बस सालों की मेहनत, पानी और रोटी जुटाने की जद्दोजहद, और हर रात उसी जगह सोने की मजबूरी ने उसे गहरा दबा दिया था। सुबह का आसमान लालिमा से रंग चुका था, और तभी सूरज निकल आया। लड़के को वह बातचीत याद आई और उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अब तक उसने कई किले देख लिए थे, कई औरतों से मिला था, हालांकि कोई भी उस लड़की जैसी नहीं थी जिससे वह कुछ दिनों बाद मिलने वाला था। उसके पास एक जैकेट थी, एक किताब थी जिसे वह दूसरी से बदल सकता था, और भेड़ों का झुंड था। लेकिन सबसे बड़ी बात, वह हर दिन अपना सपना जी रहा था। अगर अंदालूसिया के इन मैदानों से ऊब गया तो भेड़ें बेचकर समंदर चला जाऊंगा, और अगर समंदर से भी ऊब गया तो नए शहर देखूंगा, नई औरतों से मिलूंगा, नए मौके मिलेंगे। सूरज की ओर देखते हुए उसने सोचा, मैं तो भगवान को कभी सेमिनरी में नहीं पा सकता था। जहाँ मौका मिलता वह नई राह चुन लेता।
उस टूटी हुई चर्च तक वह पहले कभी नहीं आया था, जबकि कई बार इस रास्ते से गुजरा था। दुनिया बहुत बड़ी है, थकती नहीं, बस भेड़ों को आगे बढ़ने दो, रास्ता खुद खुल जाएगा। मगर भेड़ों को इसका एहसास ही नहीं होता कि वे हर रोज़ नए रास्ते पर चल रही हैं। वे न खेतों को नया देख पाती, न मौसम का बदलना। उन्हें तो बस खाना और पानी चाहिए। शायद हम सब ऐसे ही हैं, उसने सोचा। यहाँ तक कि मैं भी जब से उस व्यापारी की बेटी से मिला हूँ, किसी और लड़की के बारे में सोचा तक नहीं। सूरज देखकर उसने हिसाब लगाया। वह दोपहर से पहले तरीफा पहुँच जाएगा। वहाँ किताब बदल सकेगा, पानी की बोतल भर सकेगा, शेव करवा सकेगा, बाल कटवा सकेगा। लड़की से मिलने के लिए उसे तैयार होना था, और वह यह सोचना भी नहीं चाहता था कि कहीं कोई और चरवाहा बड़ी भेड़ों के झुंड के साथ पहले ही वहां पहुंचकर उसका हाथ मांग चुका हो। जिंदगी को दिलचस्प बनाती है ये संभावना कि सपने सच हो सकते हैं। सूरज की ओर देखते हुए उसने कदम तेज कर दिए। उसे याद आया, तरीफा में एक बूढ़ी औरत है जो सपनों का मतलब बताती है। वह औरत उसे अपने घर के पिछवाड़े के कमरे में ले गई। सामने के कमरे से उसे अलग करने के लिए रंगीन मोतियों का पर्दा लटका हुआ था। कमरे में सिर्फ एक मेज थी, 2 कुर्सियां और यीशु के पवित्र हृदय की एक तस्वीर। वह औरत धीरे से बैठ गई और इशारे से संटियागो को भी सामने बैठने को कहा। फिर उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और धीमी आवाज में प्रार्थना करने लगी। ये दुआ किसी जिप्सी की प्रार्थना जैसी लग रही थी। संटियागो ने पहले भी सफर के दौरान जिप्सियों को देखा था। वे भी भटकते रहते थे, लेकिन उनके पास भेड़ों के झुंड नहीं होते थे। लोग कहते थे कि जिप्सी धोखेबाज होते हैं, शैतान से उनका कोई समझौता होता है और वे बच्चों को अगवा करके रहस्यमयी डेरों में ले जाकर गुलाम बना लेते हैं। बचपन में संटियागो को हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई जिप्सी उसे पकड़ न ले, और वही पुराना डर आज फिर लौट आया था जब उस बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन उसके पास तो यीशु के पवित्र हृदय की तस्वीर लगी है। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। वह नहीं चाहता था कि उसके हाथ कांपने लगें और औरत उसके डर को भांप ले। उसने चुपचाप प्रभु प्रार्थना और फादर दोहरा ली। बहुत दिलचस्प, बूढ़ी औरत बोली, नजरें अब भी उसके हाथों पर टिकाए हुए। फिर चुप हो गई। संटियागो घबराने लगा। उसके हाथ सचमुच कांपने लगे और औरत ने यह महसूस कर लिया। उसने झटके से अपने हाथ खींच लिए। मैं यहाँ हथेली दिखाने नहीं आया हूँ, उसने कहा, और अंदर ही अंदर पछताने लगा कि यहाँ आया क्यों। उसने सोचा, बेहतर है फीस देकर चुपचाप निकल जाऊँ। शायद वह अपने बार बार आने वाले सपने को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहा है। बूढ़ी औरत ने जैसे उसका मन पढ़ लिया। तुम यहाँ आए हो अपने सपनों के बारे में जानने के लिए, वह बोली। सपने भगवान की भाषा होते हैं। जब भगवान इंसानों की भाषा में बोलते हैं तो मैं उन्हें समझ सकती हूँ, लेकिन अगर वह आत्मा की भाषा में बोलें तो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। लेकिन चाहे जो भी हो, मेरी मेहनत का दाम लगेगा। एक और चाल, संटियागो ने सोचा, फिर खुद से मुस्कुराया। चरवाहा तो हमेशा खतरों से खेलता है, चाहे वो भेड़िए हों या सूखा। यही जिंदगी को रोमांचक बनाता है। उसने कहना शुरू किया, मैंने एक ही सपना 2 बार देखा है। मैं अपने झुंड के साथ मैदान में था कि अचानक एक बच्चा आया और भेड़ों के साथ खेलने लगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डरती हैं, लेकिन बच्चे तो जैसे कभी उन्हें डराते ही नहीं। मुझे नहीं पता जानवर इंसानों की उम्र कैसे पहचान लेते हैं। हाँ, एक सपने के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे भी खाना पकाने लौटना है और तुम्हारे पास पैसे कम हैं तो मेरा ज़्यादा समय मत लो, संटियागो ने थोड़ा खींच कर कहा। वह बच्चा काफ़ी देर तक भेड़ों से खेलता रहा। फिर अचानक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों के पास पहुंचा दिया। संटियागो ने देखा कि क्या वह औरत पिरामिडों के बारे में कुछ जानती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर उन मिस्र के पिरामिडों के पास उसने आखिरी 3 शब्द धीरे धीरे कहे ताकि औरत समझ सके। उस बच्चे ने मुझसे कहा, अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें छुपा हुआ खजाना मिलेगा। और जैसे ही वह मुझे जगह दिखाने वाली थी, मैं जाग गया। दोनों बार। औरत कुछ देर खामोश रही। फिर उसने फिर से उसके हाथ थाम लिए और गौर से देखा। मैं अभी तुमसे पैसे नहीं लूँगी, वह बोली।
लेकिन अगर तुम्हें खजाना मिला तो उसका 10वां हिस्सा मेरा होगा। संटियागो हंस पड़ा खुशी से। अरे वाह, सपना भी काम का निकला। मेरी थोड़ी सी बचत तो बच जाएगी, उसने सोचा। तो बताओ सपना क्या कहता है, उसने पूछा। कसम खाओ कि खजाने का 10वां हिस्सा मुझे दोगे। चरवाहे ने कसम खा ली। बूढ़ी औरत ने कहा, यीशु के पवित्र हृदय की तरफ देखकर फिर से कसम खाओ। यह सपना दुनिया की भाषा में है, औरत बोली। मैं इसका अर्थ बता सकती हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है, इसलिए हिस्सेदारी चाहती हूँ। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मिस्र के पिरामिडों में। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने तुम्हें वहाँ बुलाया है तो वे ज़रूर मौजूद हैं। वहाँ तुम्हें ऐसा खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर आदमी बना देगा। लड़का हैरान भी हुआ और फिर चिढ़ गया। मुझे इसके लिए उस बूढ़ी औरत के पास जाने की क्या ज़रूरत थी, उसने सोचा। फिर याद आया, खैर पैसे तो देने नहीं पड़े। सिर्फ इस बात के लिए मैंने अपना समय क्यों बर्बाद किया, उसने बड़बड़ाया। बूढ़ी औरत बोली, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल है। जिंदगी की सबसे साधारण चीज़ें ही सबसे अद्भुत होती हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए समझदार होना पड़ता है। और चूंकि मैं समझदार नहीं हूँ, इसीलिए मुझे और कलाएं सीखनी पड़ी, जैसे हाथ की रेखाएं पढ़ना। तो फिर मैं मिस्र कैसे पहुँचूंगा, लड़के ने पूछा। मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूँ, उन्हें हकीकत में बदलना नहीं जानती। यही वजह है कि मैं अपनी बेटियों पर निर्भर हूँ। और अगर मैं मिस्र तक पहुँचा ही नहीं तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है। औरत ने लड़के से कहा कि अब वह चला जाए, उसने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। लड़का निराश हो गया। उसने तय किया कि अब वह कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि शहर में उसके कुछ काम हैं। वह बाजार गया, खाने का सामान लिया, अपनी किताब बदलकर मोटी किताब ले आया और चौक में एक बेंच पर बैठकर नई शराब का स्वाद लेने लगा। दिन गर्म था, शराब ठंडी और ताजगी भरी। उसकी भेड़ें शहर के दरवाजे पर एक दोस्त के अस्तबल में थीं। लड़का शहर में कई लोगों को जानता था। यही बात उसे सफ़र का मज़ेदार हिस्सा लगती थी। जहाँ भी जाता नए दोस्त बन जाते और उसे उनके साथ सारा समय बिताने की मजबूरी नहीं होती। जब कोई रोज़ एक ही लोगों से मिलता है, जैसे सेमिनरी में मेरे साथ होता था, तो वे तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर वे चाहते हैं कि तुम बदलो। अगर तुम वैसे नहीं बने जैसे वे चाहते हैं तो वे गुस्सा हो जाते हैं। हर किसी को दूसरों की ज़िंदगी के बारे में साफ राय होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं। उसने सोचा कि सूरज थोड़ा ढल जाए, तब वह अपनी भेड़ों को वापस खेतों में ले जाएगा। 3 दिन बाद ही वह व्यापारी की बेटी से मिलने वाला था। उसने नई किताब पढ़नी शुरू की। पहले ही पन्ने पर एक अंतिम संस्कार का जिक्र था और उसमें इतने मुश्किल नाम थे कि उन्हें पढ़ना भी कठिन लग रहा था। अगर मैं कभी किताब लिखूं, उसने सोचा, तो एक एक करके पात्रों को पेश करूंगा, ताकि पढ़ने वाले को नाम याद करने की झंझट ना हो। जब वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा तो किताब उसे अच्छी लगने लगी। अंतिम संस्कार बर्फीले दिन पर था और पढ़ते पढ़ते उसे ठंड का एहसास अच्छा लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठ गया और बातें करने की कोशिश करने लगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लड़के ने सूखे स्वर में कहा, जैसे वह पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता हो। असल में वह व्यापारी की बेटी के सामने भेड़ों की ऊन काटने का दृश्य सोच रहा था। वह देखेगी कि वह कठिन काम भी कर सकता है। उसने कई बार यह दृश्य अपनी कल्पना में बनाया था। वह लड़की मंत्रमुग्ध हो जाती जब वह बताता कि ऊन हमेशा पीछे से आगे की ओर काटी जाती है। वह अपने सफ़र की कहानियां भी याद करने लगा, अधिकतर किताबों से पढ़ी हुई, बट वह उन्हें ऐसे सुनाने वाला था जैसे उसके अपने अनुभव हो। लड़की को क्या पता, वह पढ़ना तो जानती नहीं थी। उधर बूढ़ा आदमी बातचीत करने की जिद करता रहा। उसने कहा कि वह थका हुआ और प्यासा है। क्या लड़के की शराब का एक घूंट मिल सकता है? लड़के ने बोतल पकड़ा दी, यह सोचकर कि शायद बूढ़ा पीकर चला जाएगा। लेकिन बूढ़ा तो बातें करने के मूड में था। उसने पूछा कि लड़का कौन सी किताब पढ़ रहा है। लड़के का मन हुआ कि वह रूखा व्यवहार करे और किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, मगर पिता ने उसे हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाया था। इसलिए उसने किताब उसकी ओर बढ़ा दी, 2 वजह से। पहली कि वह खुद भी
किताब का नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा था, और दूसरी कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता तो शायद वह खुद ही शर्मिंदा होकर वहां से उठ जाएगा। बूढ़ा आदमी किताब को उलट पलट कर देखने लगा जैसे कोई अजीब चीज हो। फिर बोला, ये किताब बहुत अहम है, लेकिन सच कहूँ तो बड़ी झुंझलाने वाली भी। लड़का चौंक गया। ये बूढ़ा आदमी पढ़ना जानता था और उसने किताब पहले ही पढ़ भी ली थी। अगर किताब वाकई इतनी उबाऊ थी जैसे कि बूढ़े ने कहा, तो अभी तो उसके पास इसे बदलने का समय भी था। बूढ़ा आदमी बोला, ये वही किताब है जैसी दुनिया की ज्यादातर किताबें होती हैं। इसमें लिखा है कि लोग अपनी पर्सनल लेजेंड यानी अपने असली मकसद को चुन ही नहीं पाते, और आखिर में ये कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ पर यकीन कर लेता है। लड़के ने हैरान होकर पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बूढ़े ने कहा कि हमारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम पर से अपना काबू खो देते हैं और हमारी जिंदगी किस्मत के हाथों में चली जाती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लड़का बोला, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग चाहते थे कि मैं पादरी बनूं, पर मैंने तय किया कि मैं चरवाहा बनूंगा। बूढ़ा मुस्कराया, बहुत अच्छा, क्योंकि तुम्हें घूमना फिरना वाकई पसंद है। लड़के ने सोचा, अरे ये तो मेरे मन की बात भी जानता है। उधर बूढ़ा आराम से किताब पलटता रहा जैसे उसे लौटाने का कोई इरादा ही न हो। लड़के ने देखा कि उसकी पोशाक अजीब थी। वह किसी अरब जैसा लग रहा था। यह कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि तारीफा से अफ्रीका सिर्फ कुछ घंटों की दूरी पर था। समुद्र की पतली सी खाड़ी पार करनी पड़ती थी। शहर में अक्सर अरब लोग दिख जाते थे, खरीदारी करते हुए या दिन में कई बार अपनी अजीब सी दुआएं पढ़ते हुए। लड़के ने पूछा, आप कहाँ से हैं? बूढ़ा हंसते हुए बोला, कई जगहों से। लड़का बोला, कोई भी कई जगहों से नहीं हो सकता। मैं भी चरवाहा हूँ, कई जगह गया हूँ, लेकिन मेरा एक ही गांव है, एक पुराने किले के पास। वहीं मैं पैदा हुआ हूँ। बूढ़ा मुस्कराया, तो यूं कह लो कि मैं सेलेम में पैदा हुआ हूँ। लड़का चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि सेलेम कहाँ है, और वह बेवकूफ न लगे इसलिए पूछना भी नहीं चाहता था। उसने चौराहे पर आते जाते लोगों को देखा। हर कोई बहुत व्यस्त लग रहा था। तो सेलेम कैसा है? लड़के ने यूं ही सुराग पाने के लिए पूछा। बूढ़ा बोला, जैसा हमेशा था वैसा ही है, अब भी कोई सुराग नहीं मिला। हाँ, इतना पक्का था कि सेलेम अंदालूसिया में नहीं है, वरना उसने सुना होता। तो आप सेलेम में क्या करते हैं? लड़के ने जिद की। बूढ़ा हंस पड़ा, मैं सेलेम का राजा हूँ। लड़के ने सोचा, लोग अजीब बातें करते हैं। भेड़ों के साथ रहना ज्यादा अच्छा है, वे कुछ नहीं बोलती। और किताबें, वे तो तभी बोलती हैं जब तुम चाहो, और क्या शानदार कहानियां सुनाती हैं। लेकिन इंसानों से बात करो तो कुछ ऐसे अजीब जवाब मिलते हैं कि समझ ही नहीं आता बातचीत आगे कैसे बढ़ाएं। बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्किजेदेक है, बताओ तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? लड़के ने कहा, काफी है। वह समझ गया था कि बूढ़ा उसके बारे में और जानना चाहता है। बूढ़ा बोला, तो ये तो दिक्कत है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लड़का चिढ़ने लगा, उसने तो मदद मांगी ही नहीं थी। बूढ़े ने ही उसकी शराब पीने की मांग की थी और बातचीत शुरू की थी। लड़का बोला, मेरी किताब वापस दीजिए, मुझे भेड़ें समेटनी है और निकलना है। बूढ़ा बोला, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि छिपा खजाना कैसे मिलेगा। लड़के को अपना सपना याद आया और अचानक सब कुछ साफ हो गया। बूढ़ी औरत ने तो पैसे नहीं लिए थे, लेकिन ये बूढ़ा शायद उसका पति होगा, और अब ये किसी ऐसी चीज के बदले में पैसे ऐंठना चाहता है जो शायद है ही नहीं। पक्का ये भी कोई जिप्सी होगा, लड़के ने सोचा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, बूढ़ा झुक गया, जमीन से एक लकड़ी उठाई और चौक की रेत पर कुछ लिखने लगा। तभी उसकी छाती से कुछ ऐसा चमका कि लड़के की आंखें कुछ पल के लिए चौंधिया गई। उसके ठीक सामने बैठे बूढ़े आदमी ने बिजली जैसी फुर्ती से अपनी चादर फैलाई और जो भी चीज चमकी थी उसे ढक लिया। जब लड़के की नजर वापस लौटी तो उसने जमीन पर रेत में लिखे अक्षर साफ साफ पढ़े। वहां उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर
उसने अपने पिता और माँ का नाम देखा, उस सेमिनरी का नाम जहाँ वह पढ़ा था, यहाँ तक कि व्यापारी की बेटी का नाम जिसका उसे खुद भी नहीं पता था। और ऐसी बातें भी लिखी थी जो उसने किसी को कभी नहीं बताई थी। बूढ़े ने कहा, मैं सालेम का राजा हूँ। लड़का हैरान रह गया। उसने संकोच से पूछा, एक राजा किसी चरवाहे से बात क्यों करेगा? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कई कारण हैं, पर सबसे बड़ा कारण यह है कि तुमने अपनी पर्सनल लेजेंड खोज ली है। लड़का उलझन में था। ये पर्सनल लेजेंड क्या होती है? बूढ़े ने समझाया, ये वही है जो तुम हमेशा से करना चाहते हो। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें साफ दिखता है कि हमें क्या चाहिए। हम बेखौफ होकर सपने देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक रहस्यमय ताकत हमें यकीन दिलाने लगती है कि हमारे सपने पूरे होना नामुमकिन है। लड़का चुपचाप सुन रहा था। उसे जानना था कि ये रहस्यमय ताकत क्या है। सोचा, व्यापारी की बेटी को ये बताना तो बहुत रोचक होगा। बूढ़े ने आगे कहा, ये ताकत बुरी दिखती है, मगर असल में यही तुम्हें सिखाती है कि अपना सपना कैसे पूरा करना है। ये तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। और एक सच्चाई है, जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो वो चाहत ब्रह्मांड की आत्मा से आती है। यही तुम्हारा इस धरती पर मिशन है। लड़के ने हंसते हुए पूछा, यहाँ तक कि अगर मैं बस घूमना चाहता हूँ या व्यापारी की बेटी से शादी करना चाहता हूँ? बूढ़े ने सिर हिलाया, हाँ, या फिर खजाना खोजना। दुनिया की आत्मा इंसानों की खुशी से भी पोषित होती है और उनके दुख, जलन और ईर्ष्या से भी। लेकिन अपना सपना पूरा करना ही इंसान का असली फर्ज है। और जब तुम किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद में लग जाती है। दोनों कुछ देर चुप रहे, शहर के चौक और वहां घूमते लोगों को देखते हुए। फिर बूढ़े ने पूछा, तुम भेड़े क्यों चराते हो? लड़के ने सहजता से कहा, क्योंकि मुझे घूमना अच्छा लगता है। बूढ़े ने चौक के कोने पर खड़े एक बेकरी वाले की ओर इशारा किया। वो आदमी भी बचपन में घूमना चाहता था, मगर उसने सोचा, पहले बेकरी खरीद लेता हूँ, फिर पैसे जोड़ूंगा और बुढ़ापे में अफ्रीका घूम लूंगा। पर उसने कभी ये नहीं समझा कि इंसान किसी भी उम्र में अपने सपनों का पीछा कर सकता है। लड़के ने कहा, तो उसे भी चरवाहा बन जाना चाहिए था। बूढ़े ने मुस्कराया। उसने सोचा था, पर बेकर्स की इज्जत ज्यादा होती है, उनके पास घर होते हैं, जबकि चरवाहे खुले आसमान तले सोते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटियां बेकर से शादी करें, चरवाहों से नहीं। लड़के के दिल में एक तीस उठी। व्यापारी की बेटी के गांव में तो जरूर कोई बेकर होगा। बूढ़े ने किताब पलटते हुए आगे कहा, आखिर में लोग ये सोचने लगते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, बजाय इसके कि उनका अपना सपना क्या है। लड़के ने अचानक पूछा, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि तुम अपना सपना पूरा करने की कोशिश में हो और अब तुम उसे छोड़ने वाले हो। लड़के ने हंसकर पूछा, और तभी आप हमेशा प्रकट हो जाते हैं? बूढ़े ने कहा, हमेशा नहीं। कभी मैं हल्की शक्ल में आता हूँ, कभी एक अच्छे विचार की तरह, कभी हालात को आसान बनाने वाला मोड़ बनकर। लोग ज्यादातर ये समझ ही नहीं पाते कि मैं आया भी था। फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक खनिक 5 साल से एक नदी में पन्ना ढूंढ रहा था। हजारों पत्थर खंगाल चुका था, पर कुछ नहीं मिला। वो सब छोड़ने ही वाला था। तभी बूढ़े ने एक पत्थर का रूप धारण किया और उसके पैरों के पास लुढ़क गया। गुस्से में खनिक ने पत्थर उठाकर जोर से फेंक दिया और जिस पत्थर पर वो गिरा वो टूट गया। उसके भीतर से निकला दुनिया का सबसे सुंदर पन्ना। बूढ़ा बोला, इंसान बहुत जल्दी जान लेते हैं कि वे किस लिए पैदा हुए हैं और उतनी ही जल्दी उस राह से मुड़ भी जाते हैं। लड़के ने याद दिलाया कि बूढ़े ने किसी छिपे खजाने की बात की थी। बूढ़े ने कहा, खजाना बहते पानी से खुलता भी है और वही उसे ढक भी देता है। अगर तुम्हें अपना खजाना पाना है तो मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। लड़के ने पूछा, अगर मैं अपने खजाने का 10वां हिस्सा दूं तो? बूढ़े ने निराश होकर कहा, जिस चीज का तुम्हारे पास अभी नामो निशान नहीं, उसका वादा करोगे तो उसे पाने की चाह ही खत्म हो जाएगी। लड़के ने बताया कि वो पहले ही एक जिप्सी को अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा कर चुका है। बूढ़े ने आह भरी, जिप्सी लोग इस फन में माहिर होते हैं। खैर,
ये अच्छा है कि तुमने समझ लिया, जिंदगी की हर चीज की कीमत होती है। बूढ़े ने किताब लौटा दी और कहा, कल इसी वक्त अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा लेकर आना, मैं तुम्हें बताऊंगा खजाना कहाँ है। शुभ संध्या। और वो मुड़कर चौक के मोड़ पर गायब हो गया। लड़के ने फिर किताब उठाई, मगर अब उसका मन नहीं लग रहा था। बेचैनी थी, क्योंकि बूढ़ा सही कह रहा था। उसने बेकरी से एक रोटी खरीदी और सोचा कि क्या बेकरी वाले को बताना चाहिए कि बूढ़े ने उसके बारे में क्या कहा था। मगर फिर उसने सोचा, कहीं बेचारा 3 दिन तक परेशान न रहे। वो शहर में यूं ही भटकता रहा और फाटक के पास पहुंचा, जहां अफ्रीका के टिकट बिकते थे। मदद करूं? खिड़की के पीछे बैठे आदमी ने पूछा। शायद कल, लड़का बोला और आगे बढ़ गया। बस एक भेड़ बेचकर वो पार जा सकता था, मगर ये ख्याल उसे डराने लगा। टिकट बेचने वाला अपने सहायक से बोला, एक और ख्वाब देखने वाला जिसके पास सफर के लिए पैसे नहीं। लड़का लौटने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनता हुआ अपने दोस्त के अस्तबल की ओर चला। रास्ते में वो शहर के किले पर चढ़ गया, जहां से दूर अफ्रीका दिखाई दे रहा था। उसने चौक की ओर देखा, जहां उसने बूढ़े से बात की थी। उसके मन में आया, कितनी अजीब घड़ी थी वो। उस लड़के ने सोचा, अरे ये वही बूढ़ा आदमी है जिससे मैं मिला था। वो तो बस इस कस्बे में आया था ताकि उस औरत को ढूंढ सके जो उसके सपने का मतलब बता सके। ना वो औरत प्रभावित हुई, ना ये बूढ़ा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो एक चरवाहा है। ये दोनों वैसे लोग थे जो अब किसी चीज पर भरोसा नहीं करते, और शायद ये भी नहीं समझते कि चरवाहे अपने झुंड से कितना जुड़ जाते हैं। उसे अपनी हर भेड़ की पहचान थी। कौन लंगड़ी है, कौन 2 महीने बाद बच्चा देने वाली है, कौन सबसे आलसी है। उसे पता था कैसे ऊन उतारनी है और कब किसी को जरूरी हो तो हलाल करना है। और अगर उसने ये सब छोड़ दिया तो भेड़ें भी दुखी हो जाती। इतने में हवा चलने लगी। ये वही हवा थी जिसे लोग लेवेंटर कहते हैं, क्योंकि इसी के सहारे कभी मूल लोग पूर्वी सागर से आए थे। हवा और तेज हो गई। लड़के ने सोचा, मैं यहाँ हूँ अपने झुंड और अपने खजाने के बीच फंसा हुआ। उसे चुनना था, एक ओर उसकी आदत, दूसरी ओर उसका सपना। हाँ, उस व्यापारी की बेटी भी थी, मगर वो उतनी अहमियत की नहीं थी, क्योंकि उसे उसकी जरूरत नहीं थी। शायद वो तो उसे याद भी नहीं करती होगी। मैं अपने माँ बाप को छोड़ आया, अपने गांव का किला छोड़ आया, और सबने मेरी गैरहाजिरी की आदत डाल ली। भेड़ें भी डाल लेंगी, लड़के ने मन ही मन कहा। वो चौक में बैठा लोगों को आते जाते देख रहा था। कोई बेकरी से रोटियां ले रहा था, कोई जोड़ा बेंच पर बैठा चुपके से प्यार जता रहा था। हवा अब और तेज थी। उसी हवा में रेगिस्तान की खुशबू थी, नकाबपोश औरतों की परछाइयां थी, और उन सपनों की गंध थी जो कभी लोगों को सोना ढूंढने, रोमांच के पीछे भागने और पिरामिडों तक ले जाती थी। लड़के को उस हवा की आजादी पर जलन हुई। उसे लगा, ये आजादी तो मैं भी पा सकता हूँ। मुझे रोक कौन रहा है, सिवाय मेरे अपने। अगले दिन दोपहर को वो फिर उस बूढ़े आदमी से मिला। इस बार 6 भेड़ें साथ लाई। अरे हैरानी की बात है, लड़का बोला, मेरे दोस्त ने बाकी सारी भेड़ें तुरंत खरीद ली। कह रहा था हमेशा से चरवाहा बनना चाहता था। ये तो अच्छा संकेत है। बूढ़ा मुस्कुराया। इसे कहते हैं शुरुआती किस्मत। जब इंसान पहली बार खेलता है तो जीत पक्की लगती है। ये भगवान का तरीका है तुम्हें तुम्हारी मंजिल की झलक देने का। बूढ़े ने भेड़ों को देखा। एक लंगड़ी थी। लड़के ने बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे होशियार है और सबसे ज्यादा ऊन देती है। तो बताओ खजाना कहाँ है? बूढ़े ने पूछा। मिस्र में, पिरामिडों के पास। लड़का चौंक गया। बुजुर्ग औरत ने भी तो यही कहा था, मगर उसने कोई पैसे नहीं मांगे थे। बूढ़ा बोला, खजाना ढूंढना है तो संकेतों को पहचानना सीखो। भगवान हर किसी के लिए एक राह बनाता है, बस उस राह पर छोड़े गए इशारे पढ़ो। इतने में एक तितली उड़ती हुई आई। लड़के को याद आया, दादाजी कहते थे तितलियां शुभ संकेत होती है। बिल्कुल सही, बूढ़ा बोला, मानो उसके मन की बात पढ़ ली हो। फिर बूढ़े ने अपनी चौगा खोली। भारी सोने की ब्रेस्ट प्लेट, कीमती पत्थरों से जड़ी हुई। लड़के की आंखें चौंधिया गईं। ये वाकई कोई राजा है, बस भेष बदल कर घूम रहा है। बूढ़े ने 2 पत्थर उसकी हथेली में रखे।
एक काला, एक सफेद। इनका नाम है उरीम और थुमीम। काला मतलब हाँ, सफेद मतलब नहीं। जब समझ ना आए इनसे पूछ लेना, लेकिन कोशिश करना फैसले खुद लेना। पत्थर जेब में डालते हुए लड़के ने तय कर लिया, अब से अपने फैसले खुद करेगा। बूढ़े ने कहा, एक बात याद रखना, दुनिया की हर चीज एक ही जैसी है और संकेतों की भाषा मत भूलना। सबसे जरूरी, अपनी मंजिल तक पहुंचना मत भूलना। और जाते जाते बूढ़ा एक कहानी सुनाने लगा। एक दुकानदार ने अपने बेटे को भेजा, जाओ दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी से खुश रहने का राज सीखो। लड़का 40 दिन रेगिस्तान पार कर एक शानदार महल पहुंचा। वहां बुद्धिमान आदमी के पास भीड़ थी, लोग बातें कर रहे थे, संगीत बज रहा था, खाने के थाल सजे थे। बूढ़े ने कहा, 2 घंटे बाद लौटो और ये चम्मच लो, इसमें 2 बूंद तेल है, ध्यान रहे गिरने ना पाए। लड़का महल घूमता रहा पर नजर बस तेल पर थी। लौट कर आया तो बूढ़े ने पूछा, क्या तुमने मेरे महल की सजावट देखी, बगीचे देखे, किताबें देखी? लड़का शर्मा गया, नहीं बस तेल संभालता रहा। तो जाओ सब देखो। लड़का गया, बगीचे, पहाड़, फूल, कला सब देखाया। लौटा तो गर्व से बताया। बूढ़ा मुस्कुराया, तेल कहाँ है? लड़के ने देखा, तेल गिर चुका था। बूढ़ा बोला, खुशी का राज यही है, दुनिया की खूबसूरती देखो लेकिन चम्मच के तेल को मत भूलो। लड़का चुप रहा, उसने कहानी समझ ली। चरवाहा चाहे जहां जाए, अपनी भेड़ों को मत भूलो। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कुछ अजीब से इशारे किए, आशीर्वाद दिया और अपने भेड़ लेकर चला गया। और तारीफा की ऊंचाई पर उस पुराने किले से दूर अफ्रीका का एक कोना दिख रहा था। दोपहर की धूप थी। सलीम के राजा मेल्कीजेदेक किले की ऊंची दीवार पर बैठे थे। समुद्र की तरफ से चल रही लेवांतर हवा उनके चेहरे को छू रही थी। पास ही भेड़ें बेचैन थी। नया मालिक, नया माहौल और बस उन्हें तो खाना पानी ही चाहिए था। मेल्कीजेदेक की नजर उस छोटे जहाज पर गई जो बंदरगाह से निकल रहा था। उन्होंने सोचा, अब कभी उस लड़के से मुलाकात नहीं होगी जैसे अब्राहम से नहीं हुई थी जब उन्होंने उससे अपना 10वां हिस्सा लिया था। यही उनका काम था। देवताओं को इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उनके पास कोई व्यक्तिगत सपना नहीं होता। लेकिन सलेम का ये बूढ़ा राजा मन ही मन यही चाहता था कि वो लड़का सफल हो। अफसोस, शायद वो मेरा नाम जल्दी ही भूल जाएगा, उन्होंने सोचा। मुझे उसे दोहराकर बताना चाहिए था। मेल्कीजेदेक, सलेम का राजा, फिर हल्की शर्म से आसमान की ओर देखते हुए बोले, मुझे पता है प्रभु, ये व्यर्थ का अभिमान है, पर कभी कभी बूढ़े राजा को भी अपने नाम पर थोड़ा गर्व हो ही जाता है। तो अफ्रीका कितनी अजीब जगह है, लड़के ने सोचा। वो तंग गलियों के एक छोटे से बार में बैठा था जहाँ कुछ लोग बड़ी सी पाइप से बारी बारी से धुआं खींच रहे थे। चंद घंटों में उसने बहुत कुछ नया देख लिया। हाथों में हाथ डाले चलते लोग, चेहरे ढके औरतें और मीनारों पर चढ़ते पुजारी जो ऊंची आवाज में प्रार्थना करते और पास बैठे सभी लोग जमीन पर माथा टेक। कितने काफिर है ये लोग, उसने बुदबुदाया। बचपन में चर्च में उसने हमेशा संत सेंटियागो को सफेद घोड़े पर तलवार निकाले ऐसे ही घुटनों के बल बैठे लोगों के ऊपर देखा था। उसे घिन सी महसूस हुई और अकेलापन दी। और अब एक और मुसीबत, इस देश में सिर्फ अरबी बोली जाती थी। बार का मालिक आया तो उसने पास की मेज पर रखे पेय की ओर इशारा किया। वो कड़वी चाय निकली। लड़के को तो शराब पसंद थी, पर अभी उसका मकसद सिर्फ खजाने तक पहुंचना था। भेड़ों की बिक्री से जो पैसे मिले थे उससे उसका थैला भरा था और वो जानता था जिसके पास पैसा है वो कभी अकेला नहीं होता। बस कुछ ही दिनों में वो पिरामिड तक पहुंच सकता था। बूढ़ा राजा सोने के कवच में झूठ नहीं बोल सकता था। सिर्फ 6 भेड़ों के लिए तो उसने धोखा नहीं दिया होगा। बूढ़े ने संकेतों और शकुन की बात की थी और जब वो जलदमरमू मध्य पार कर रहा था तब उसने सोचा, हाँ बूढ़ा सही कह रहा था। अंदालूसिया के खेतों में उसने जमीन और आसमान देखकर रास्ते का अंदाजा लगाना सीख लिया था। किसी खास चिड़िया की मौजूदगी का मतलब होता था पास में सांप है, किसी झाड़ी का मतलब होता था पानी। ये सब उसे भेड़ों ने सिखाया था। अगर खुदा भेड़ों को सही राह दिखा सकता है तो इंसान को भी दिखाएगा। उसने सोचा और चाय कुछ कम कड़वी लगी।
तभी उसने पीछे से आवाज सुनी, तुम कौन हो? उसने मुड़कर देखा, कोई स्पेनिश बोल रहा था। राहत की सांस ली। सामने पश्चिमी कपड़ों में एक युवक था जिसकी शक्ल सूरत से लगता था कि वहीं का रहने वाला है। उम्र और कद लगभग उसके बराबर। यहाँ ज्यादातर लोग स्पेनिश जानते हैं, स्पेन तो बस 2 घंटे की दूरी पर है। उसने कहा। लड़के ने कहा, बैठो, तुम्हें कुछ पिलाता हूँ और मेरे लिए एक गिलास शराब भी मंगवा दो, ये चाय मुझे पसंद। लड़के ने उसे बताया कि उसे पिरामिड तक पहुंचना है। खजाने की बात वो बताना चाहता था मगर रुक गया, कहीं ये भी अपना हिस्सा ना मांग ले। उसे बूढ़े राजा की बात याद आई, ऐसी चीज का वादा मत करो जो तुम्हारे पास अभी नहीं। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। युवक ने पूछा, तुम्हें पता है वहां कैसे पहुंचना है? लड़के ने देखा कि बार का मालिक ध्यान से उनकी बातें सुन रहा है। उसे थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वो गाइड खोना नहीं चाहता था। पूरा सहारा पार करना होगा, युवक बोला, और उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तुम्हारे पास है क्या? लड़के ने सोचा, अजीब सवाल है, मगर उसे बूढ़े राजा पर भरोसा था। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। उसने थैला खोला और पैसे दिखा दिए। बार का मालिक भी पास आकर झांकने लगा। दोनों ने अरबी में कुछ कहा और मालिक गुस्से में दिखा। चलो यहां से निकलते हैं, युवक बोला, वो हमें बाहर निकालना चाहता है। लड़का राहत महसूस कर रहा था। उसने बिल चुकाने की कोशिश की मगर मालिक ने उसका हाथ पकड़ लिया और अरबी में चिल्लाने लगा। लड़के ने पलटकर मारने की सोची मगर वो परदेश में था। उसके नए साथी ने मालिक को धक्का दिया और लड़के को बाहर खींच लाया। वो तुम्हारे पैसे चाहता था। तंगेर बंदरगाह है, यहाँ हर जगह चोर मिलते हैं। लड़के ने उस पर भरोसा कर लिया। उसने पैसे गिने। हम कल तक पिरामिड पहुंच सकते हैं, युवक बोला। पैसे हाथ में लेते हुए बस 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे तंगेर की भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए एक बड़े बाजार में पहुंचे। हर तरफ लोग सौदेबाजी कर रहे थे। सब्जियों के पास तलवारें बिक रही थीं, कालीनों के पास तंबाकू। लड़के ने अपनी नजर उस युवक से नहीं हटाई। उसके पास उसके सारे पैसे थे। अचानक लड़के की नजर पड़ी चांदी जड़ी म्यान वाली काले रत्नों से सजी सबसे खूबसूरत तलवार। उसने मन ही मन कसम खाई कि मिस्र से लौटते ही इसे खरीदेगा। उससे पूछो, ये तलवार कितने की है? उसने युवक से कहा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार की ओर देखा, बस कुछ पल के लिए ध्यान हटा और दिल धक से रह गया। उसका नया साथी गायब था। भीड़ भाड़ में उसने सोचा, शायद बस बिछड़ गया है, लौट आएगा। वो वहीं खड़ा रहा। तभी पास की मीनार से पुजारी की आवाज गूंजी। सब लोग माथा टेकने लगे और फिर जैसे चींटियों का झुंड बिखरता है वैसे ही दुकानें समेटकर लोग चले गए। सूरज ढल रहा था। लड़के ने देखा, सुबह जब ये निकला था तब वो अंदालूसिया का चरवाहा था, 60 भेड़ों का मालिक और अपने गांव की लड़की से मिलने का ख्वाब देख रहा था। सुबह उसे पता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब वो एक अजनबी जमीन पर खड़ा था। न पैसे, न भेड़े, न रास्ता और वापसी की कोई उम्मीद भी नहीं। सूरज उगा और डूब भी गया और इस बीच उस लड़के की जिंदगी ही बदल गई। वो खुद पर तरस खा रहा था, सोच रहा था कैसे सब कुछ इतनी जल्दी, इतनी बुरी तरह बदल सकता है। शर्म से उसका गला रूंध आया, आंसू निकल आए। उसने तो अपने भेड़ों के सामने भी कभी नहीं रोया था, मगर बाजार खाली था, घर से बहुत दूर था, तो वो रो पड़ा। भगवान भी अजीब है, उसने सोचा। सपनों पर भरोसा करने वालों के साथ यही सलूक करते हैं क्या? वो याद कर रहा था, जब उसके पास भेड़ें थी वो खुश था, सब खुश रखता था। लोग उसे देखते ही मुस्कुरा देते थे। और अब वो अकेला था, उदास था। उसे लग रहा था कि एक धोखेबाज इंसान की वजह से दुनिया पर से भरोसा खो देगा, कड़वा हो जाएगा। जिनके पास खजाना है उनसे नफरत करेगा और जो थोड़ा बहुत है उसे ही कसकर पकड़कर बैठेगा, क्योंकि दुनिया जीतने के लिए वो बहुत छोटा है। उसने अपनी पोटली खोली, सोचा शायद जहाज में बचा हुआ सैंडविच का टुकड़ा मिल जाए, पर अंदर तो बस भारी सी किताब थी। उसकी जैकेट थी
और 2 पत्थर, वो पत्थर जो बूढ़े राजा ने दिए थे। अजीब था, पर उन्हें देखकर उसका मन हल्का हो गया। 6 भीड़ों के बदले ये कीमती पत्थर मिले थे। इन्हें बेचकर वापस लौट सकता हूँ, उसने सोचा। लेकिन इस बार मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। उसने पत्थर जेब में रख लिए। ये बंदरगाह का शहर था, यहाँ चोर बहुत थे। अब उसे समझ आया कि सराय का मालिक क्यों उसे चेतावनी दे रहा था। उस पर भरोसा मत करना। उसने पत्थरों पर उंगलियां फेराई, उनके ठंडेपन को महसूस किया। यही उसका असली खजाना थे। उसे उस बूढ़े राजा की बातें याद आई। जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। खाली बाजार के बीच खड़ा लड़का उस बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था। जेब में 1 पैसा नहीं, रात गुजारने को एक भी भेड़ नहीं, पर पत्थर ये साबित कर रहे थे कि वो सच में एक राजा से मिला था। एक ऐसा राजा जो उसके अतीत को जानता था। बूढ़े ने कहा था, ये पत्थर सवालों का जवाब देंगे। उसने सोचा, क्या बूढ़े का आशीर्वाद अभी भी मेरे साथ है? उसने एक पत्थर निकाला, जवाब था हाँ। फिर उसने पूछा, क्या मैं अपना खजाना ढूंढ पाऊंगा? पत्थर निकालने को हाथ डाला, मगर दोनों पत्थर पोटली के छेद से जमीन पर गिर पड़े। उसे तो पता ही नहीं था कि पोटली फटी हुई है। पत्थर उठाते ही उसे बूढ़े राजा के शब्द याद आए, संकेत पहचानना सीखो और उनका पीछा करो। उसने पत्थर वापस पोटली में डाल दिए। छेद को सीने की जरूरत नहीं थी, अगर गिरना है तो गिरेंगे, यही उनका संकेत होगा। उसने ठान लिया, अब सवाल नहीं पूछेगा। मैंने वादा किया था कि अपने फैसले खुद लूंगा। और तभी उसके मन में आत्मविश्वास लौटा। ये जगह अजनबी नहीं थी, बस नई थी। और यही तो वो चाहता था, नई जगह देखना। भले ही पिरामिड तक ना पहुंचे, वो किसी भी चरवाहे से बहुत दूर निकल आया था। वो मुस्कुराया, मैं कोई शिकार नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ, अपने खजाने की तलाश में। सुबह बाजार जागने लगा तो वो भी जागा। अब भेड़ों को खाना पानी खिलाने की चिंता नहीं थी, अब तो सीधे खजाने की तलाश करनी थी। जेब खाली थी, मगर दिल में हौसला था। धीरे धीरे बाजार से गुजरते हुए उसने एक मिठाई वाले की मदद की। दुकानदार मुस्कुरा रहा था, खुश था, अपने काम से संतुष्ट। लड़के को फिर वो बूढ़ा राजा याद आ गया। ये आदमी मिठाई इसलिए नहीं बेच रहा कि बाद में कहीं घूम सके या शादी कर सके। ये बेच रहा है क्योंकि यही वो करना चाहता है। लड़के को लगा कि अब वो भी लोगों की आंखों में पहचान सकता है कि कौन अपने सपने के करीब है और कौन उससे दूर। मिठाई वाले ने उसे दिन की पहली मिठाई दी। लड़के ने शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। तभी उसे एहसास हुआ, एक अरबी बोल रहा था, दूसरा स्पेनिश, पर दोनों एक दूसरे को समझ गए। शायद कोई ऐसी जबान भी होती है जो लफ्जों की मोहताज नहीं, उसने सोचा। वो तंग गलियों से गुजरा, हर संकेत को पढ़ने का निश्चय लेकर, जैसे चरवाहा धैर्य से भेड़ों को संभालता है। बूढ़े राजा की आवाज गूंजी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। उधर पहाड़ी पर एक पुरानी क्रिस्टल की दुकान में एक बूढ़ा दुकानदार हर सुबह की तरह चिंता में जागा। 30 साल से यही कर रहा था, कांच बेचता, बर्तन सजाता। पहले दिन अच्छे थे, लोग आते थे, पैसे आते थे। अब वो दिन नहीं रहे। गली सुनसान हो गई थी, पर उसके पास कोई और हुनर नहीं था। क्रिस्टल ही उसका सब कुछ था। और तभी ठीक दोपहर से पहले उसकी दुकान के बाहर एक लड़का आकर रुक गया। वो साधारण कपड़ों में था और दुकानदार की नजर ने पहचान लिया उसके पास पैसे नहीं है। पर फिर भी उसने अपना लंच रोक लिया, देखे बिना जाने क्यों। दुकान के दरवाजे पर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। सांतियागो ने देखा, काउंटर के पीछे से एक आदमी बाहर आया। अगर आप चाहें तो मैं खिड़की में रखे इन शीशों को साफ कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। अभी इनकी हालत देखकर कोई खरीदने नहीं आएगा। आदमी चुपचाप उसे देखता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। फिर भी आदमी कुछ नहीं बोला। सांतियागो को लगा कि अब उसे खुद ही कोई फैसला लेना होगा। उसकी थैली में जैकेट थी। रेगिस्तान में इसकी जरूरत तो नहीं पड़ने वाली थी। उसने जैकेट निकाली और शीशे साफ करने लगा। आधे घंटे में उसने सारी खिड़की चमका दी। इस दौरान 2 ग्राहक दुकान में आए और कुछ क्रिस्टल खरीदकर चले गए। काम पूरा करने के बाद लड़के ने कहा, अब तो आप मुझे कुछ खाने को देंगे? चलो दोपहर का खाना खाते हैं, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। उसने दरवाजे पर ताला लगाया
और पास के एक छोटे से कैफे में दोनों बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, व्यापारी हंस पड़ा। तुम्हें सफाई करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। कुरान तो कहती है कि भूखे इंसान को खाना खिलाना फर्ज है। तो फिर आपने मुझे काम क्यों करने दिया? लड़के ने पूछा। क्योंकि क्रिस्टल गंदे थे और तुम्हें और मुझे दोनों को अपने दिमाग की नकारात्मक सोच भी साफ करनी थी। खाना खा लेने के बाद व्यापारी ने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरी दुकान में काम करो। जब तुम सफाई कर रहे थे तो 2 ग्राहक आए, यह शुभ संकेत है। सांटियागो ने सोचा, लोग कितनी बातें करते हैं इन संकेतों की, पर असल में कोई नहीं जानता कि ये क्या होते हैं। जैसे मुझे भी सालों तक समझ ही नहीं आया कि मैं अपनी भेड़ों से बिना शब्दों की भाषा में बातें करता रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? व्यापारी ने पूछा। मैं आज पूरा दिन काम कर सकता हूँ, लड़के ने कहा। मैं रात भर भी काम करूंगा, सुबह तक, और तुम्हारी दुकान के हर क्रिस्टल को चमका दूंगा। बस बदले में मुझे पैसे चाहिए ताकि कल मिस्र जा सको। व्यापारी जोर से हंस पड़ा। भले ही तुम पूरा साल मेरी दुकान में काम करो, हर टुकड़ा बेचकर अच्छा कमीशन भी कमा लो, फिर भी तुम्हें मिस्र जाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। वहां तक हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान है। कुछ पल का ऐसा सन्नाटा छा गया मानो पूरी शहर सो रही हो। ना बाजार की आवाज, ना किसी की बहस, ना मीनारों से आती अजान, ना कोई उम्मीद, ना कोई रोमांच, ना कोई बूढ़ा राजा, ना कोई व्यक्तिगत सपना, ना कोई खजाना, ना कोई पिरामिड। ऐसा लगा जैसे दुनिया भी चुप हो गई हो, क्योंकि लड़के की आत्मा चुप हो गई थी। वह खाली नजरों से दरवाजे की ओर ताकता रहा, चाहता रहा कि बस यही सब खत्म हो जाए। व्यापारी ने घबराकर उसकी ओर देखा। सुबह जो चमक उसके चेहरे पर थी वह गायब हो चुकी थी। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ बेटे, ताकि तुम अपने देश लौट सको, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा। लड़का कुछ नहीं बोला। वह उठा, अपने कपड़े संभाले और थैली उठा ली। मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, उसने कहा, और फिर एक लंबी खामोशी के बाद धीरे से जोड़ा, मुझे पैसे चाहिए ताकि कुछ भेड़ें खरीद सकूं।